अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। जल्द इलेक्शन का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब उनकी टीम की जानिब से ये मामला शुरू हुआ कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। और अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, मौलाना फजल रहमान साहब हों जो कि इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, या फिर ख्वाजा आसिफ साहब हो जो कि इस हुकूमत का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, वो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रेश मैंडेट के साथ दोबारा से काम का आगाज़ किया जा सके। जिसके बाद अब जो हुकूमत में थे लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो ये उनका मुतालबा जो है वो मज़ीद ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और उनका ये कहना है कि क्योंकि अब आपके अपने लोग भी कहना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए। दूसरी तरफ एक इंफॉर्मेशन का सैलाब, ख़बरों का सैलाब, लफ्ज़ी गोलाबारी, लफ्ज़ी जंग जो है वो हम देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया हो। कई अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। सबसे अहम मामला जो कि शर्मनाक, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, हफ्ते के रोज़ पंजाब असम्बली में जो पेश आया, चाहे वो हुकूमती बेंचेस से हो या फिर अपोजिशन के बेंचेस से हो, जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, जिस तरह से मार कुटाई हुई पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान, वो इंतहाई शर्मनाक था। ऐवान के तक़द्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया। ये वो लोग हैं जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जिनको अवाम सेलेक्ट करके ऐवानों में भेजती है ताकि वो उनकी नुमाइंदगी कर सकें। और ये सिर्फ अवाम नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह की कार्रवाइयाँ देखी जाती हैं। और जब ये मामला पूरी दुनिया में जाता है तो आप भी और हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमेज क्या बनता होगा मुल्क का, जहाँ से इस तरह के इमेजेस जा रहे हों। इसके ऊपर हम बात करेंगे जी। और पंजाब में जो सूरत हाल है, अब भी ऐसा लगता है डेडलॉक का शिकार है, क्योंकि जो गवर्नर है उन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। जो नामुंतखब वज़ीर आला है हमजा शहबाज साहब, साथ ही साथ ये भी अब से कुछ देर पहले एक टीवी प्रोग्राम में उमर सरफराज चीमा साहब की जानिब से कहा गया है कि उस्मान गुज़ार साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया था वो गैर आइनी था, क्योंकि इस्तीफ़ा हैंड रिटन नहीं था, एक प्रिंटेड इस्तीफ़ा था। और वो इस्तीफ़ा जो होता है वो गवर्नर को भेजा जाता है, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेजा था, उनके नाम भेजा गया था। तो इसके बाद इस सूरत हाल पर भी सवालिया निशान पैदा हो जाता है कि क्या अब पंजाब का मामला भी अदालतों में जाकर ही तय होगा, क्योंकि गैर आइनी सूरत हाल हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी जी, अब 8 रोज़ गुजर चुके हैं नई हुकूमत को आए हुए, नए वज़ीर आज़म को हल्फ लिए हुए, लेकिन अब तक काबीना की तश्कील नहीं हो सकी है। कुछ खबरें ये भी आई कि इत्तेहादी जो हैं उनके आपस में इख्तलाफात हैं, कोई वज़ारतें जो हैं वो लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी की वज़ारत लेना चाहते हैं। इसके ऊपर मुख्तलिफ बयानात भी हमने देखे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, एहसन इकबाल साहब, उनकी जानिब से बातें की गई। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगा, बस बिल्कुल करीब है, होने ही वाला है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कल हल्फ लिया जाएगा नई काबीना से। अब काबीना में कौन कौन शामिल होगा, क्या तमाम जमातें जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, तमाम की नुमाइंदगी होगी या फिर नहीं होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू की है, बड़ी अहम बातें उनकी जानिब से की गई हैं, क्या क्या उन्होंने कहा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। फिरदौस शफी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद सईद चीमा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। और सलमा भट्ट साहिबा, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? 8 रोज़ गुजर चुके हैं, अब तक नई काबीना जो है वो नहीं बन पाई है। ख़बरें यकीनन आप तक भी पहुँची होंगी कि इख्तलाफात हैं, मर्ज़ी की वज़ारतें, मर्ज़ी की गवर्नरशिप चाहिए। ये क्या मामला है सर? ज़रा ये क्या पहुँची हैं आप तक ख़बरें? ये क्यों नहीं अब तक तश्कील हो पाई है काबीना की? भानुमती का कुनबा है और चौराहे पे फूटना है। जो पार्टियां रिवायती तौर पे एक दूसरे से इख्तिलाफ रखती आई थी, यानी इस इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें जो हैं, 1970 से जब से पीपल्स पार्टी बनी है और इलेक्शन लड़ रही है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ रही है। अब वो दूसरी बात है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ कभी अलिफ लग जाता है, कभी नून लग जाता है, लेकिन पीछे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही रही है। फिर सबसे हैरान की बात जो है वो ये है कि जिसको ये पिछले इलेक्शन को, जिसको ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन कहते हैं, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन किसने करवाया था? खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराया था। उनकी हुकूमत थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उन्होंने किए थे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग चुने गए उस इंतखाब में वो सिलेक्टेड थे, तो ये लोग इलेक्टेड कैसे हो गए? ये भी सिलेक्टेड ही हुए ना।
इससे कि जो भी सेलेक्टर था उसका ये नाम लेते हुए इनके पर जलते हैं। कभी उसको खुदाई मखलूक कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जिसने अगर तहरीक इंसाफ को चुना था उसी ने इनको भी चुना था, और अगर वो चुनाव दुरुस्त नहीं था तो इनका चुनाव भी दुरुस्त नहीं है। अगर ये एक आईनी बुरहान हो चुका है तो और हम सब लोग मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, तो इस आईनी बुरहान का हल क्या है? वो है फौरी इंतखाब। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। ये जो इनकी काविश है कि ये हुकूमत में आके रिफॉर्म्स ले आए। कौन से रिफॉर्म चाहिए? पहले तो नैब से छुटकारा चाहिए, फिर वोटिंग मशीन से छुटकारा चाहिए, फिर उसके बाद इन्हें ओवरसीज वोटर से छुटकारा चाहिए। ये कोई जायज बातें नहीं है। इसलिए कि वोटिंग मशीन दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और जो पाकिस्तानी 90 लाख बैरून मुल्क रहता है वो डिसएनफ्रेंचाइज क्यों हो? और नैब जिस मुल्क के अंदर करप्शन इतनी हो उसमें नैब जैसे इदारे को दुरुस्त करने की तो जरूरत होती है, खत्म करने की नहीं हो सकती। सही। तो मैं ये समझता हूँ ये भानुमती का कुनबा है, ये चौराहे में फूटेगा ही, आज नहीं तो कल फूटेगा। हमें 2 इत्तेहादियों 3 इत्तेहादियों को लेके चलने में इतनी दिक्कत हुई थी, ये तो बहुत ज्यादा इत्तेहादियों को लेके चल रहे हैं। माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स डोंट लास्ट, और ये मुल्क ये अनसर्टेनिटी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसको सर्टन करने के लिए जरूरी है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने बात कही है ना कि हम इलेक्शन करवा नहीं सकते, तो इलेक्शन कमिश्नर को उस दिन ये बात कहनी चाहिए थी जिस दिन ये कानून पास हुआ था इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल लॉस का, कि मैं अगला इलेक्शन 90 दिन में नहीं करा सकूंगा। अगर 90 दिन में कोई इलेक्शन होगा तो वो इन असूलों पे होगा, और इतने दिन बाद वाला जो इलेक्शन होगा वो वोटिंग मशीन से होगा। अगर उन्होंने ये बातें नहीं की तो इसके माने इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसने जो कोर्ट में बयान दिया वो दुरुस्त बयान नहीं है, और वो पूरी कौम के सामने जवाब सही। इसीलिए आज वजीर आजम ने भी कहा है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ असल में वो आईनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर। ठीक है शहजाद चीमा साहब, आईनी जिम्मेदारी नहीं पूरी। ठीक है नकवी साहब। शहजाद चीमा साहब, सर आप सुन रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात। ये मामला जो है आपको लगता है बात वैलिड लगती है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह से नहीं संभाल सकी, तो आप लोगों की जो इस वक्त 12-13 जमातें इस वक्त शामिल हैं इस हुकूमत के अंदर, आसान है काबीना को तश्कील देना ही? इवन हम देख रहे हैं कि 8 दिन हो गए अब तक नहीं हुई काबीना की तश्कील। उसके बाद दीगर मामलात हुकूमत के चलाना आसान होगा इस नई हुकूमत के लिए इन इत्तेहादियों के साथ? जी बहुत शुक्रिया। इनके गैर फितरी इत्तेहाद 3.5-4 साल चल गया। मतलब एमक्यूएम के मुतालिक इनके जज्बात, इनके अल्फाज, इनके बयानात, पीएमएलक्यू के मुतालिक इनके बयानात, ये सारा कुछ मंजर आम पर है, कैमरे की आंख में महफूज है, गाए बगाए कैमरा उसको चलाता भी है। अगर वो 3.5-4 साल चल गया तो ये भी 1.25 साल जो बाकी मानदा आईनी मुद्दत है 5 साल की, ये भी चल जाएगा। और वो तो एक तहरीक थी जिसका नाम इंसाफ के नाम को बदनाम करने के लिए था, उसका गैर फितरी इत्तेहाद था। ये सारी जमातें तो सियासी जमातें हैं, इनके पीछे तो हिस्ट्री है, और खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे तो जमहूरियत और आइन की बका और सलामती की बहुत लंबी तारीख है। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने नकवी साहब ने एक चीज तस्लीम की, क्या आईनी बहरान है, शुक्र अल्लाह का कि पीटीआई ये चीज तस्लीम कर रही है। आईनी बहरान पैदा किसने किया, और आज जिस आईनी बहरान का सलूशन आप कबल अज वक्त इंतखाबात को गर्दान रहे हैं, तो 7 मार्च को मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाला मूसा के जलसे में कहा था कि मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं, तुम इन 24 घंटों में असेंबलियां डिसॉल्व करो और नया इलेक्शन कॉल कर। आप कर देते। 7 मार्च को आपने सुना और आप आखिरी दम तक आप अपनी जगह पे मौजूद थे। यक लख्त आपको हफ्ता पहले आप पे एक नजूल हुआ
कि नहीं इस मुल्क का और आइन के बहरान से निकलने का हल वो तो नए इंतखाबात है। ये यकलख्त क्या इसमें फिर आपका एक यूटर्न, इसके पीछे आपकी क्या हिकमत है कि आप मुल्क को इस नहज पे पहुंचा के आप इखलाकियात के मुल्ज़िम हैं, आइन के मुल्ज़िम हैं, कानून के मुल्ज़िम हैं, जमहूरियत के मुल्ज़िम हैं, आप यहां पे ले जाके, और क्या कौम इस वक्त मुतम्मिल हो सकेगी कि आपने दोबारा गुमराह करके इस कौम को, इस अवाम को और इस मुल्क की यूथ को इस नहज पे आप हीट ले जा चुके हैं। आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो और खूनी इलेक्शन हो। आप जज्बात को कहां उभार चुके हैं, आपको अंदाजा है इस चीज का? और आप अपनी तकारीर में बारहा दफा आप और आपके नुमाइंदगान यह फरमाते हैं कि अगर ऐसे हुआ तो अमन रहेगा, कंडीशनल अमन। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन से लीडर के असूल और ज़वाबित है कि मेरी मर्जी तो अमन, और अगर मेरी मर्जी नहीं, कानून की और आइन की सुप्रीमेसी, तो बदअमनी। तो इसलिए मैं तो कतन इस चीज के ये चल जाएगा। आईनी मुद्दत है 5 साल, ये इत्तेहाद पूरा करेगा। पीडीएम जौन सी है उसको थोड़ा सा अपनी मुशावरत बढ़ानी पड़ेगी, और पीडीएम को मेरी दरखास्त होगी कि वो अपना एक स्पोक्स पर्सन, जैसे कि चेयरमैन इनके थे मौलाना फजल रहमान साहब, ये अपनी मुशावरत के बाद इनकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया करे ताकि इसमें वकार भी रह चीमा जाए साहब, और मजबूत। मौलाना फजल रहमान ने ही अब मुतालबा कर दिया है नए इलेक्शन का, और असम्बली में भी हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब वो भी ये कह चुके हैं कि नए इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दत पूरी करेंगी असम्बलियाँ? जी, असम्बली यकीनन मुद्दत पूरी करेगी, और मुद्दत पूरी करनी भी चाहिए। क्या इसमें यकलख्त ऐसी क्या आफत आ गई? अगर कोई आफत थी तो मार्च में कर लेते आप। लेकिन सर ये जो आईनी बहरान की बात आप कर रहे हैं, और आपने नकवी साहब की बात को एंडोर्स भी किया है कि मान लिया नकवी साहब ने कि आईनी बहरान है, तो इस आईनी बहरान से निकलने का हल क्या है सर? फिर अगर इलेक्शन नहीं है तो फिर क्या हल है? आइन की सुप्रीमेसी को सबसे पहले तस्लीम करें। आप एक तरफ आईनी बहरान क्रिएट करते हैं, दूसरी तरफ आप फिर किसी और सूबे में किसी और आईनी एक ऐसी हरकत कर देते हैं कि जिससे न सिर्फ जमहूरियत का, सियासी जमातों का, मुझ जैसे छोटे सियासी कारकुनों का, पूरे दुनिया में, पूरे आलम में पाकिस्तानी कौम का सर नदामत से झुक जाता है। आप देखें ना, आप वही प्रैक्टिसेस मुस्तकिल चला रहे हैं। कौन सा इलेक्शन, किस तरह कराएंगे इलेक्शन? मतलब आप हर जगह पर झींगा मुश्ती कर रहे हैं, जूता बताड़ कर रहे हैं, शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। आप इस हद पे ले जाके आप कहते हैं इलेक्शन करा दो, और इलेक्शन भी इंज करा दो कि जैसे मैं कहना। मुझे इस चीज की समझ नहीं लगती। ठीक है। पॉलिटिकल वर्कर, अब पाकिस्तानी हूं मैं। सही। सलमा भट्ट साहिबा, पंजाब से आपका ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, जो इस वक्त हुकूमत में हैं, आपके अपने वज़ीर आज़म हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर। ये क्या मामला है, क्यों काबीना के बगैर चल रही है ये हुकूमत? क्यों अब तक फैसला नहीं हो सका कि किसको कौन सी वजारत मिलनी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आयशा। मेरा ये कहना है कि आप जो मेरा ख्याल है अगले 24 घंटे में या एक आध दिन में हम बिल्कुल काबीना देख लेंगे, काबीना का हलफ भी हो जाएगा, काबीना का फ़ैसला भी बिल्कुल हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये बड़ी सियासी हिकमत है इसमें कि अगर इसको टाइम लिया गया है, ये इसमें बहुत सारे कोलिशन पार्टनर्स हैं जिनको हम साथ लेके चल रहे हैं, और वज़ीर आज़म जो हैं वो उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो उनका किरदार और उनका जो रोल है इस वक्त वो बहुत ही एक लिहाज से बहुत अहम भी है और बहुत सेंसिटिव भी है, और उनको सबको साथ लेके चलना है। और जब इतने लोग साथ चल रहे हैं और सबको इकट्ठा मुशावरत से लेके चलने में वक्त लग सकता है, जो वक्त लगा है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी जानिब अगर बात होती कि सिर्फ हमने वजारतें ही बांटनी होती तो वो सिर्फ 2 घंटे का काम होता है। अगर हमने उसी तरह देखें, आप जैसे पीटीआई ने कि अगर हम माजी की हुकूमत देखते हैं तो वो सारी उन्होंने मुशर्रफ के दौर से लोग इकट्ठे कर लिए, माजी से उन्होंने क्यू के लोग इकट्ठे कर लिए, पीपल्स पार्टी के जो लोग आए हुए थे छोड़ के उनको इकट्ठे करके उन्होंने फटाफट पहले से पार्टी उन्होंने बांटी थी वजारतें। तुम ये बनोगे, तुम पहले से डिसाइडेड था कि ये दोगे तो मैं आऊँगा, ये दोगे तो मैं आऊँगा।
लेकिन ये पीडीएम एक जिदोजहद थी, एक डेमोक्रेटिक फ्रंट था, एक जमहूरी काविश थी जिसके पीछे 2.5-3 साल की मेहनत है। पहले से प्लानिंग होना अच्छी बात नहीं है। प्लानिंग और बात है, सौदेबाजी और बात है। नहीं, आयशा, देयर इज अ डिफरेंस। जमातों की जो इस वक्त सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि उनको यकीन नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, इसलिए उनकी तैयारी नहीं थी। उनका एजेंडा मुख्तलिफ था, उनका एजेंडा बंदर बांट नहीं था। ये साबित होता है, हुकूमत का एजेंडा क्या है? साबित होता है कि जो अब हुकूमत बनी है, कोलिशन हुकूमत बेशक बनी है, पीडीएम की हुकूमत का एजेंडा बंदरबांट नहीं था। पीडीएम के अंदर लोग इसलिए नहीं शामिल हुए थे कि मुझे ये वजारत दोगे तो मैं आऊंगा, मुझे वो वजारत दोगे तो मैं आऊंगा। लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नहीं थी, अभी लड़ाई ये नहीं, ये लड़ाई नहीं है, आज भी नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1 मिनट लूंगी, कि पीडीएम की जिदोजहद बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पीडीएम की जिदोजहद थी कि आईनी और कानूनी तरीके से जमहूरी इक़्तिदार को मलूज़े खातिर रखते हुए हम वज़ीर आज़म जो उस वक्त के थे इमरान खान, उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। उसकी वजह थी मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई, अवाम के इश्यूज़, बिगड़ती हुई सूरत हाल, मईशत की तबाही, हम सब के सामने के वो वजूहात की पूरी फहरिस्त है जो मैं बता सकती हूँ, जिसकी बिना पे इमरान खान को हटाने का फैसला किया गया था। और ये पीडीएम ने 3.5 साल पहले कहा था। 2 साल से तो हम जलसे कर रहे हैं पीडीएम के। इसका किसी बैरूनी साजिश से, किसी और एजेंडे से, किसी मजहब काट से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि पीडीएम के जो कोलिशन थी, 11 पहले पार्टी से, फिर उसमें 10 भी हुई, फिर बीच में इख्तलाफ भी हुआ, फिर दोबारा पीडीएम मुत्तहिद हुई। और इस सारी जिदोजहद का मकसद ये था, अगर मकसद ये होता कि हमने आज हुकूमत में आना और कल से हमने ये मिनिस्ट्रियां बांटनी, पहले से बांटी होती, तो 1 घंटे का काम था। ये कोई मसला नहीं था। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप लोग आए, इन 8 दिनों के अंदर चीनी की कीमत नहीं बढ़ी, नहीं, घी की कीमत नहीं बढ़ी। 1 मिनट, डॉलर जो था वो कम हुआ 7 से 8 रुपए पिछले 3 दिन के दौरान, दोबारा से 3 रुपए ऊपर नहीं गया। 3 रुपए ऊपर नहीं गया, ये फिर 15 पैसे ऊपर गया। कंट्रोल है महंगाई का? 1 मिनट, जो है चीनी और घी की कीमत, वो इतना बड़ा फसाड है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड होते हैं वो 84 रुपए किलो चीनी लेते थे, और जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं थे वो 94 रुपए किलो चीनी ले रहे थे। इन्होंने इस तरह की जो खबर है, डिसइंफॉर्मेशन फैला के ये चीज़ की। और दूसरी तरफ जानिब ये है कि ये जो कीमतें थी वो 1 दिन पहले बढ़ा के आए थे, और ये 2 इनके वो 6 फसाड थे, और इनको पता था कि हम ये करके जा रहे हैं। और इन्होंने आके जो 94 रुपए कहा कि 10 रुपए कीमत बढ़ी, वो बेसिकली वो कीमत थी जो ऑलरेडी यूटिलिटी स्टोर्स पे एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो नॉन आईडी कार्ड वालों के लिए थी। तो ये सिर्फ एक इस तरह की छोटी, देखें वो खत्म हो गई, वो कहाँ गया? वो 2 दिन के बाद इन्होंने खुद ही उसकी तरफ से ध्यान हट गया, क्योंकि वो सही बात नहीं कर रहे थे। आपको पता है इस हुकूमत की फहरिस्त है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस तरफ झूठ से काम लेते हैं, झूठ इतना बोलो इतना बोलो तो सच लगे। ये आपके लिए ना बारूदी सुरंगें बिछा के गए, हम ये मान लेते हैं। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने 4 से 5 दिन के अंदर हमने देखा इस्लामाबाद मेट्रो का इफ्तिताह भी कर दिया है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, गैर यकीनी है लेकिन ज़बरदस्त है। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए हैं? क्या डॉलर वापस 100 पर आ जाएगा? पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी? पेट्रोल की कीमतों की समरी जो गई उसके ऊपर उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह चुके थे कि इमरान खान साहब ने पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर हमारे जो आवाम है उसके ऊपर जुल्म किया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं बढ़ाई कीमत। जी बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि जो पेट्रोल की कीमत 150 पे लेकर आए और जो इन्होंने डीजल की कीमत बढ़ाई, कम रखी, वो इन्होंने बिल्कुल जो IMF के साथ मुआहिदा किया हुआ था, उस मुआहिदे की रूह से इन्होंने बहुत गलत तरीके से उसको मसनूई तरीके से रोका फॉर द टाइम बीइंग। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना होती तो आप देखते कि किस तरह यही हुकूमत अब तक शूट अप कर चुकी थी इन कीमतों को। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी शहबाज शरीफ साहब को कि इतने मुश्किल तरीन बदतरीन हालात में हुकूमत में आके, और जो पेट्रोल की कीमत 150 रुपये और डीजल की कीमत जो नीचे रखी गई और उसको ना बढ़ाने का फैसला किया और समरी मुस्तरद की, वो एक ऐसा ही वज़ीर आज़म कर सकता था जो अवामी मसाइल का इदराक रखता है। फिर आप और वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब थे उनके ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं? अगर उन्होंने कम की थी या उसको कंट्रोल किया हुआ था तो आप लोग उन पे क्यों तनकीद? हम उन पे तनकीद इसलिए कर रहे थे, पैमाना तो एक रखे ना तनकीद करने का। तनकीद उनके ऊपर हम इसलिए कर रहे थे, हम पहले दिन से कह रहे थे कि वो आलमी मंडी की कीमतों की वजह से तेल की कीमत ऊपर नीचे नहीं करते, वो IMF की साथ मुआहिदे किए। मैं आपकी तरफ आप जब IMF के मुआहिदे के साथ वो कीमतें बढ़ा रहे थे, हमारा उस वक्त जो तनकीदी पॉइंट ये था वो ये था कि जब 94 डॉलर का तेल का बैरल था तब की कीमत में, और तब की कीमत ज्यादा थी, और $100 पे जब
तेल का बैरल आया तो आपने तेल की कीमत गिरा दी। हमारा तनकीदी पॉइंट ये था कि ये IMF का मुआहदे पे चल रहे हैं, ये मुल्क को IMF के हाथ गिरवी रख चुके हैं। आप लोग IMF के मुआहदे पे चलेंगे? हम चल रहे हैं क्योंकि ये हुकूमत मुआहदा कर चुकी है। हम बीच में इन हालात में IMF का मुआहदा नहीं खत्म कर सकते, ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम इनकी इस हुकूमत के किए हुए कोई भी मुआहदे खत्म नहीं कर सकते, हमें वो पूरे करने हैं, हमें आगे लेके जाने पड़ेंगे, मुकम्मल करने होंगे अपने मुल्क की बका के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे अभी सिर्फ 8 दिनों में ना, आप 3 महीने में इस बजट तक देखिएगा कि इनके किए हुए इंतहाई खसारे के IMF के मुआहदों के बावजूद हम अगर इनसे बहुत बेहतर बजट देने में कामयाब होते हैं और हम महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं, हम तेल का बहरान खत्म करने में कामयाब होते हैं, डीजल का बहरान खत्म करने में कामयाब होते हैं, हम अगर जो बिजली का बहरान पैदा हो चुका है, जो गैस का बहरान पैदा हो चुका है, उसको हम वापस लेके आते हैं, अगर 3 महीने में खत्म करते हैं, अगर ये सारी चीजें हम बजट तक करके दिखाते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली। और क्या नकवी साहब बड़ा चैलेंज है फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए। तो सलमा साहिबा कह रही हैं कि ये जो आप मुआहिदे करके गए थे, अवाम के साथ जुल्म करके गए थे, वो तो हमें अब पूरे करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम महंगाई कम करके दिखाएंगे। अच्छा जी, 2 मुखालफीन हैं और मैं अकेला हूं, तो वक्त आपने उसी के लिहाज से दे दें। जी जी, आप जवाब। ये जो इस्लामाबाद की मेट्रो की तारीफ हो रही है, ये 4 दिन में शहबाज शरीफ ने बनाई है। जी, मैं यही तो कह रही हूँ कि बड़ा उन्होंने जो है ना अपने लिए वो बना लिया है, पैमाना बड़ा ऊपर कर लिया है। ये वो कौम है जो ग्रीन लाइन के ऊपर शोर मचा रही थी कि हमने कहा कि ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाए, बसें हम लाए। उसके बावजूद आज ये जो है तख्ती लगा के कह रहे हैं कि ये हमने 4 दिन में काम कर दिया और तारीफ अपनी करवाना चाहते हैं। ये जो साजिशों की बात करते हैं, 7 मार्च को ही वो साजिश का इंकशाफ हुआ था और बिलावल भुट्टो को शायद पहले से पता था, इसीलिए शायद उन्हीं ने उस वक्त कहा। ये जो आईनी बहरान है वो साजिश के नतीजे में है, इसलिए कि जिसका ये कह रहे हैं ना कि आज बैरूनी ताकतों की वजह से इस कौम की खुदारी जाग गई है। आए ना मैदान में, आए इलेक्शन के मैदान में, जो ये मुआहिदों की बात कर रहे हैं, बताएं ये बीबी बैठी हुई जो बातें कर रही हैं कि बिजली की महंगी बिजली किसने खरीदी थी, किसने वो कॉन्ट्रैक्ट किए? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किसी नई बिजली के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं साइन किया सिवाय हाइडल पावर के और एक सोलर पावर के। जितनी ये थर्मल पावर है, ये पूरी जो खरीदी है वो इनकी है। जो LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर 70% जो गैस का कॉन्ट्रैक्ट कतर से किया हुआ है, 67% का वो शाहिद खाकान अब्बासी का किया हुआ है। और जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उसके अंदर भी जो है, और वो कॉन्ट्रैक्ट इतना खराब था कि कतर ने वो कैंसिल किए हैं 2 कंसाइनमेंट, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ था LNG का उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। सच बोलने की बात करेंगे तो सच बोलिए, सच सुनिए। कायदे आजम सोलर पार्क में जितनी महंगी बिजली खरीदी गई है ताक में नहीं खरीदी गई। पंजाब के अंदर कोल फायर्ड प्लांट लगाने की कोई दुनिया में लॉजिक नहीं कर सकता। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और जनरेशन कैपेसिटी मैच नहीं करती थी, जिसकी वजह से मुल्क और खसारे में गया। अगर इतनी अच्छी हुकूमतें थी तो पाकिस्तान को तुर्की से आगे होना चाहिए था, मलेशिया से आगे होना चाहिए था। ये जो जमातें 30 साल से हुकूमत करती रही हैं या हुकूमत का हिस्सा बनी रही हैं, वो आज इस मुल्क की जमूहाली के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल नहीं हो सकते, इनके 30 साल जरूर हो सकते। जो अदलिया के साथ मजाक इन्हीं ने बनाया हुआ है, और जितने बड़े ये झूठे प्लेटलेट काउंट, वो बीमारी जो यहां मरने के करीब थे, उसके बाद एक प्लेटलेट काउंट की रिपोर्ट नहीं दे सके, और जहाज में बैठते ही अंगूर खाने शुरू हो गए और आराम से बैठ के जा रहे हैं, और उसके बाद से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और कहते हैं कि हम झूठे नहीं है। ये एवनफील्ड अपार्टमेंट के ऊपर वो जो कोलबरी फॉन्ट है उस पे झूठ नहीं बोला। कितने इनके बच्चों के स्टेटमेंट्स हैं? अगर इतने हिम्मत वाले थे तो आते पाकिस्तान में, सजा भुगतते। नहीं, अब तो आने, नकवी साहब अब तो आने के लिए तैयार हैं। जावेद लतीफ साहब कहते हैं अब पाकिस्तान के डॉक्टर्स ठीक हो गए हैं, अब आएंगे वापस। अब पाकिस्तान के डॉक्टर्स ठीक हो गए हैं और अब ये आएंगे। जब नैब के केसेस खत्म होंगे तब आएंगे, जब इनको यकीन हो जाएगा ये सारी एक बैरूनी साजिश है और ये मुल्क अब जाग चुका है। ये आए, देख लीजिए, पूरे अवाम जो है वो महंगाई भूल चुके हैं। इसीलिए तो इमरान खान के जलसों में इससे कि इस कौम की खुददारी को ललकारा गया है।
कौम को समझ में आती है बात, बिल्कुल सही कह रही हैं, बाशऊर कौम है। इस कौम को आजादी जो है वो जब एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं, वो उसके पीछे खड़े हुए हैं। जब वो कहता है वी कैन बी पार्टनर्स इन वॉर, वी विल नॉट बी पार्टनर्स इन वॉर, वी विल बी पार्टनर्स इन पीस, वो समझ में आ रहा है। हमने अपने मुल्क पे हमले नहीं करवाए, 400 हमले करवाए इन लोगों ने, हमारे कितने लोग मरे, उसका जवाब तो ये दे नहीं पाते। बेशक हमने दी थी अमेरिका को कि ड्रोन के हमले करो, जवाब दो। सही। अच्छा नकवी साहब, ये आज वजीर आजम ने जो सहाफियों से मुलाकात की है, थोड़ा सा जरा उसका भी जिक्र कर लेती हूँ। बड़ी अहम बातें की और उन्होंने माना है कुछ गलतियों को। उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हमें रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। उसके बाद फ़रोग नसीम साहब जो हैं उनका बयान आ गया, उसके जवाब में फवाद चौधरी साहब का बयान आ गया। साथ ही साथ ये जो ऑप्शंस वाली बात थी DGI-SPI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका उन्होंने जवाब दिया कि हमारी जो सीनियर क़यादत थी उनके सामने 3 ऑप्शंस रखे गए थे कि ये 3 ऑप्शंस हैं। DGI-SPI कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने बुलाया था, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वहाँ से 3 ऑप्शंस आई थी। इसके अलावा भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उन्होंने बात किया कि उनके खिलाफ हम रेफरेंस करने लगे हैं। तो जो गलतियाँ की हैं उनको तो अब वज़ीर आज़म खुद मान रहे हैं ना। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला जो है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, बात सारी ये है, जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामला क्या है? Which are the parties which are affected by the dispute? जो पार्टीज अफेक्टेड हैं वो स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और अगर वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और उसकी बात सुन के स्टेट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है, उससे प्रोसीड किया है, तो वो जिसके कहने पे कहा है, अगर आज उसको ओन अप करके तारीख के एक फैक्ट को दुरुस्त किया जा रहा है, तो वो अपनी जगह एक हकीकत है कि किसी के कहने पे हुआ ना वो। ये बात ओन करना कि ये जो सिलेक्शन हुई है, जब हम कहते हैं कि हमने मशावरत की, हमने 1 पेज पे रहने की पूरी कोशिश की, ये वो 3.5 साल हैं जिसके अंदर सिविल मिलिट्री तनाव जो था वो लीज था पाकिस्तान की हालिया तारीख में। तो वो बिल्कुल वैसे तो नहीं हो गया, कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी तहरीक इंसाफ के पास। एक कंसल्टेशन का प्रोसेस था, एक कंसेंसस अराइव करने का प्रोसेस था, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग रखी गई थी। तो उसके बावजूद ये हाल हुआ है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के सामने सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि एक बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करती है, एक चीज की वार्निंग देती है और वो चीज हो जाती है। हम उस मुदाखलत को साजिश कहते हैं, वो इसको कहते हैं मुदाखलत है। तो जब कोई बैरूनी मुल्क आपके मामलात में, जब कोई बैरूनी मुल्क आपके मामलात में मुदाखलत करेगा, तो उस मुदाखलत को आम फहम जबान में साजिशी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की स्टैंडिंग क्या है? आप ये अब खुद मान रहे हैं कि पूरी कोशिश की गई कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन रहें, एक पेज पर रहें, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ हो गया। इस वक्त PTI की स्टैंडिंग क्या है? किस साइड पर खड़ी हुई है वो? क्या अभी भी यही हम इस मामले में टोटली क्लियर है जी। पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान रहे हैं, जिसमें ये 2 जमातें का किरदार ज्यादा है, तमाम इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दी गई हैं। इस वक्त इस मुल्क में अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन बाकी है, वो आपकी फौज है, और वो इस मुल्क की यूनिटी की जमानत रखती है। अभी मेरे बरादर मोहतरम इस मुल्क के अंदर बुरहानों का जिक्र कर रहे थे। शायद वो 1970 के बुरहान को भूल गए कि 1970 का एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ था, और जो मेजॉरिटी पार्टी थी उसको इख्तिदार नहीं ट्रांसफर किया गया था। आज इस मुल्क में उस तारीख के ऊपर कोई जिक्र नहीं होता। इस मुल्क के अंदर 1953 से लेके 1958 तक जितनी हुकूमतें तब्दील हुई, उसके पीछे कौन कौन से हाथ थे, उसका ये मुल्क में जिक्र नहीं होता। मेरे नौजवान बच्चों को वो तारीख नहीं पता। लेकिन 1970 के पीछे जिस जमात का हाथ था जी, उसके अंदर
मैं ये समझता हूं अपनी जाती तौर पे कि अगर शेख मुजीबुर रहमान साहब को इख्तिदार दे दिया जाता तो पाकिस्तान 2 लाख नहीं होता। इस मुल्क की मईशत को जितना नुकसान नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल से हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से हुआ, किसी और चीज से नहीं हुआ। इसी वजह से एक बेटी को आके अपने बाप के फैसलों को तब्दील करना पड़ा, जो कि अवामी तौर पे शायद वो जितने मकबूल लीडर थे उसकी वजह से ये सारे काम कर सके, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मकबूल लीडर का हर फैसला दुरुस्त हो। ठीक है। इसके अंदर देखिए, हमें तारीख को जब स्टूडेंट बन के आपको देखना पड़ेगा तो आपको उसके लिए तारीख पढ़िए। ये जो फैसले हुए हैं इसके मुल्क के ऊपर, जो मुल्क फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ एशिया, टाइगर ऑफ एशिया, वर्ल्ड्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, खुद साउथ कोरिया जो है वो अपने डेलीगेशन भेजा, चाइना ने भेजा कि पाकिस्तान का मॉडल स्टडी किया जाए कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस के पीछे राज क्या है। सही। और वही 1970 के बाद जो है वो पसपाई में चला गया। सही उसकी सही। जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल किसी को लेनी ये तो नहीं पड़ेगी, है कि और माफ तारीख करके का भूल मुताला, तारीख का माना के मुताला बड़े लीडर तारीख थे। से सीखने मैं के लिए सरकारें करना को चाहिए। बड़ी इज्जत करता हूँ बहुत सारे और मामलात पे। हद तो इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि तारीख ना दोहराए। ठीक है नकवी साहब, आपको पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शीमा साहब से इसका जवाब भी लेंगे और मजीद सवाल भी उनके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक अहम सवाल शहजाद सईद चीमा साहब के सामने में रखती हूँ, उसके बाद हम पंजाब की सूरत हाल पर बात करेंगे। शहजाद साहब, ये जो मामला है सदारत का, ये ख़बरें आ रही हैं कि जरदारी साहब जो हैं उनको बनाया जाएगा, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी भी ये ख्वाहिश है कि सदर का ओहदा उन्हें दिया जाए। सर ज़रा क्लियर कीजिएगा ये क्या मामला है, कौन फिर सदर बनने जा रहा है इस मुल्क का? जी, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं नकवी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बातों के जवाब में एक दो अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी। एक तो उन्होंने फरमाया कि जी ये 1970 में एक आईनी बहरान आया। 1970 में तो आईन ही हम ही ने दिया, उस वक्त की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने आईन दिया पाकिस्तान को। सर उससे पहले भी आईन था, आप अपनी नॉलेज दुरुस्त कर ले। आपने वो आईन को एब्रोगेट किया और दूसरा आईन पेश किया, वरना अयूब खान का भी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। जी, अयूब खान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फर्क है और ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और दूसरा ये है कि post 1958 there was a constitution in Pakistan. It was not being run after the martial law was lifted. There was a constitution. You may not agree with that constitution. आप ये कह सकते हैं नेशनल कंसेंसस वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एक मिलिट्री डिक्टेटर का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, पर कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि एक असेंबली ने अप्रूव किया। देखिए, आईन वही होता है जो मुत्तफिका तौर पर हो, जो पूरा मुल्क बैठ के बनाए। इसीलिए मैं इसको पहला आईन तस्वर करता हूँ, ना सिर्फ तस्वर करता हूँ, तस्लीम भी करता हूँ, और इसको देने वाला भी हूँ और इसका मुहाफिज भी हूँ। एक तो सर वो हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात। पॉपुलिस्ट डिसीजंस में और तारीखी फैसलों में बहुत फर्क होता है। वक्त की जरूरत थी, वो हो गया। एटमी ताकत बनाया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की और इस हद तक लेकर गए कि इस्लामिक करेंसी और इस्लामिक वर्ल्ड तक एक कंसेंसस पे पाकिस्तान ने पहुंचा दिया, जिसके नतीजे में शहादत हुई और शहादत कबूल की गई। कदमों पर चलकर शहादत साजिश के तहत। नकवी साहब कंप्लीट करने देना, नकवी साहब कंप्लीट करने दे। मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी वापस। आयशा ने आपको दिए, मैंने तसल्ली से सुने। जी आपने फरमाया कि यू आर नॉट पार्टनर इन वॉर बट यू आर पार्टनर इन पीस। यस, वो आपने साबित किया। आर्टिकल 370 पे अपना सर तस्लीम खम करके इंडिया की आजाद कश्मीर पर, उस साइड का जौन सा है श्रीनगर पर, आपने उनकी हेजेमनी को तस्लीम किया कि पीस रह जाए। आपने यकीनन आपकी इस बात से मैं आपके साथ हूं।
इसके अलावा आप साजिश 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 चल रही है, पूरा मुल्क साजिश और खुददारी के नारे मार रहे हैं। साबका हुकूमत ने ऐसा क्या किया कि पूरे आलम को आपके खिलाफ साजिश करनी पड़ जाए? पूरी दुनिया को मुझे यकीन है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर, दिफाई तौर पर और खारजा तौर पर अपने कदमों पे खड़ा हुआ पाकिस्तान किसी को कबूल नहीं होगा। मैं बिल्कुल बहसियत पाकिस्तानी इस बात को तस्लीम करता हूं। अगर आपने कर दिया या आप उस रास्ते पे पाकिस्तान को गामजन ही कर दिया, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आपके खिलाफ साजिश हुई। ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉक्स अगर बाकायदा तौर पर वजूद में नहीं है तो मौजूद जरूर है। आपने चाइना का सी पैक ट्रिपल कर दिया, यस, वेस्ट को इसमें तकलीफ हुई होगी। आपने सी पैक मार दिया, वेस्ट को क्यों तकलीफ होगी? आपने ईरान के साथ मोहब्बत और दोस्ती और जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब गैस पाइपलाइन पहुंचा गए थे, आपने उसको पूरे पाकिस्तान में उसका जाल फैला दिया। इस्लामिक वर्ल्ड में शायद कोई फिका के लिहाज से, कोई मजहबी हवाले से किसी को तकलीफ पहुंची हो। आपने ऐसा क्या किया कि आपके खिलाफ साजिश शुरू होगी? आपने अमेरिका में जाके उनके नासा की कुछ चीजें थी जिनको आपने मंजरे आम पर आप ले आए। आप किसी के अच्छे दोस्त नहीं थे, आप किसी के अच्छे मुखालिफ नहीं थे। आप तो बिल्कुल इट वाज एन इनकैपेसिटेटेड गवर्नमेंट। उस पे आपको इंटरनेशनली आपके खिलाफ साजिश करने की मुझे कोई एक वजह काइंडली बयान फरमा दीजिएगा कि आपने इस्लामी दुनिया में बड़ा मुकाम पैदा कर दिया और एंटी इस्लाम जितनी फोर्सेस थी वो इकट्ठी हो गई। आपने सोशलिज्म ले आए। चीमा साहब ये कोशिशें तो की है ना इमरान खान साहब ने। इस्लामोफोबिया के खिलाफ जितनी आवाज उन्होंने बुलंद की और हमें उस तरह से नजर नहीं आई। उन्होंने 15 मार्च का दिन मुकर्रर करवाया। रशिया का दौरा, इस चीज को लेकर जो मरासले की बात की जा रही है सर, जी सर मैं आपकी बात सुनती हूँ। जिस मरासले की बात की जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसको इंडोर्स किया। सर इस चीज को तो आप माने ना। OIC की 2 दफा मुल्क के अंदर कॉन्फ्रेंस करवाई उन्होंने। उसका एलामिया, उसके मिनट्स नहीं जारी हुए, वो बगैर नताइज के खत्म हुई। और आयशा जी, इन्होंने यकीनन इस्लाम की सरबराही की और इस्लामी सर उसका एलामिया आपने नहीं देखा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का? डिमांड किस बात पे किया गया? जी मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात कर रही हूँ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को तो सर मानते हैं ना आप, उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स बैठते हैं उनको तो मानते हैं ना। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इज आवर इंटरनल थिंग। मैं OIC की बात कर रहा हूँ। इन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए काम किया। इन्होंने मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान का एक नेक्सस डेवलप किया। उन दोनों को तैयार करके वहां पे कॉन्फ्रेंस रखवाई और इनके कहने पर रखी गई और ये खुद वहां पर नहीं गए। ये भी एक हिस्टोरिक फैक्ट। सर जिस तरह से आप अपने इत्तेहादियों की बात करते हैं ना कि प्रॉब्लम्स होती हैं सबको साथ लेकर चलने में, वैसे मैं तो चाहूंगी कि नकवी साहब इसका जवाब दें, लेकिन मैं थोड़ा सा जितनी मेरी समझ है उसके मुताबिक जिस तरह से आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती है ना इत्तेहादियों को, सबकी बातें मानना, यहाँ पे सऊदी अरब भी एक स्टेक होल्डर है, मलेशिया, तुर्की, बाकी जो हमारे मुल्क हैं इस्लामी मुल्क, बिरादर इस्लामी मुल्क, उनके भी तो मामलात होते हैं जिनके साथ लेकर चलना होता है। तो ये आपको नहीं लगता कि इसके अंदर भी वक्त चाहिए होता है चीज़ों को आगे लेकर चलने में? नकवी साहब बाकी आप जो हैं वो जवाब दीजिए क्योंकि फिर मुझे सलमा साहब की तरफ, साहिबा की तरफ जाना है। चले एक मिनट आप और ले लें। उसमें बिल्कुल वक्त दरकार होता है। आप अपने साइज का जूता पहनिए। आप बड़ा जूता पहनेंगे आप लड़खड़ा के गिर जाएंगे, साइज से छोटा जूता पहनेंगे आपकी एड़ी जख्मी हो जाएगी। आपको नहीं पता आप एक मुल्क के सरबराह हैं। और तीसरी चीज, आज आप जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, इन सारी तकारीर में आपने कहीं कोई किसी तकरीर में बताया कि 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में आपने 7 डैम बना दिए थे, आपने 50 लाख में से 10 लाख बच्चों को रोजगार दे दिया था, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर कर दी थी, रिश्वत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपका मुकाम 4 नंबर बुलंद कर रही है।
आप बताएं ना, आपने कोई एक इंडिकेटर, कोई एक अचीवमेंट तो आप अपने जलसों में बताएं। सर अब आप गवर्नेंस आज पे आप आ गए हैं। आगे पहले पीछे जो पहले भी- पहले साजिश का जिक्र कर रहे थे, अब आप गवर्नेंस पे आ गए हैं। चले मैं नकवी साहब से इसका कमेंट ले लूं, उसके बाद मुझे सलमा साहिबा की तरफ आना है क्योंकि मैंने उनको भाई, कम टाइम दिया। जी नकवी साहब। आज ये एक खातून कहती है कि झूठ बोलते हैं हम, दूसरी तरफ कोविड के ऊपर ले लीजिए दुनिया भर ने क्या कहा कि पाकिस्तान ने कैसा परफॉर्म किया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या कहा सारी यूनाइटेड नेशन ने, खुद वजीर आजम बरतानिया कहता है मुझे पाकिस्तान की पॉलिसीज जब बरतानिया में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, हाउसिंग की पॉलिसी सारी दुनिया मानती है, एहसास का प्रोग्राम जो है उसको पूरी दुनिया ने सराहा कि ये सबसे अच्छा प्रोग्राम है सोशल नेट का। ये और कितने 10 डैम बनाने की आगाज कर दिए, बड़े डैम जो कि पिछले 50 साल से कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए थे। मैं जो नौकरियों की बात करते हैं, ILO के सर्वे के लिहाज से 3 साल में 56 लाख नौकरियां पाकिस्तान में इजाफा हुई है। मैं नहीं कह रहा, ILO कह रही है। आपकी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड लेवल पे आई, ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आपको। आपका टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ाया, और आपका जो चीजें हैं और जो फॉरेन पॉलिसी में मेरे बरादरी मोहतरम। जी ठीक है नकवी साहब, चीमा साहब, अब मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दे दिया, मुझे सलमा साहिबा को टाइम दे दें। सलमा साहिबा, पंजाब की बात कर लेते हैं। इस वक्त पंजाब में क्या चल रहा है? पंजाब में वोटिंग हो चुकी है लेकिन अभी तक हल्फ जो है उसका मामला हमारे सामने नहीं आया कि वो कब होगा, तो क्या करने जा रही है नून लीग? जी पंजाब में बिल्कुल जिस तरह वोटिंग हो चुकी है और वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका जो ओथ है वो भी अमल में आ जाएगा। यहाँ पे नकवी साहब ने चंद बातें की। उन्होंने कहा कि जी बिजली के ऊपर काम जो है इन्होंने बहुत किया। बिजली के ऊपर इन्होंने काम ये किया कि 8 रुपये का यूनिट जो है वो 27 रुपये का कर दिया। और ये बिल्कुल कह रहे हैं, सही कहा इन्होंने, खुद इकरार किया। आपका मैंने वक्त नहीं लिया, मैंने आपका वक्त नहीं लिया, आप प्लीज मेरे बोलेंगे नहीं, आप इनको चुप कराएं। नकवी साहब मैं वापस आ जाऊंगी आपकी तरफ। जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं एक लफ्ज नहीं बोली आपकी गुफ्तगू में। जी सलमान। दूसरी बात, इन्होंने आज खुद इकरार कर लिया कि इन्होंने बिजली का कोई काम नहीं किया, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो थे इनको बना के दिए और ये वो चला भी नहीं सके। अभी तक जो है ना आप 7000 मेगावाट के जो मंसूबे जो है ना वो बंद पड़े हुए, किसी के अंदर लाइंस ख़राब हैं, किसी के अंदर वो वायर्स ख़राब हैं, इस तरह के, जिसको हम अगले 1 महीने में रिपेयर करके बिजली का बहरान ख़त्म करेंगे दोबारा से। जो चीज़ें हम इनको 12000 मेगावाट के नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली के मंसूबे चलते छोड़ के बना के दे के आए थे, इन्होंने वो भी तबाह कर दिए हैं। 7000 उसमें से बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो साजिश की बात करनी थी, मुझे बहुत अहम थी। साजिश जो है बिल्कुल सामने आ गई है कि इन्होंने आज ही आपको मालूम पड़ा होगा कि इन्होंने जो बोट्स का इस्तेमाल किया, ऑटोमेटेड बोट्स के जरिए जो ट्रेंड चलाया इंपोर्टेड हुकूमत वाला, जो ट्रेंड टॉप ट्रेंड रहा है, जिसके ऊपर ये जिसको अपनी फतह बताते हैं, उसके अंदर 924 अकाउंट्स में से सिर्फ 33 अकाउंट्स ह्यूमंस चला रहे हैं, बाकी सारे अकाउंट्स ऑटोमेटेड बोट्स चला रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी और घिनौनी साजिश है। जो पहले फाशिस्ट हुकूमत थी वो अब मोरॉन्स की अपोजिशन बन चुकी है, जो नौजवानों के नाम पे जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इन अकाउंट्स के थ्रू, जिसके थ्रू 6 मिलियन ट्वीट्स जो थी पहले 2 से 3 दिन में कराई गई, और वो सेम टाइम पे ट्वीट्स फॉलो होती हैं, ट्वीट्स अपलोड होती हैं, ट्वीट्स शेयर होती हैं, और वो ऑटोमेटेड है सारा। और जलसे में तो रोबोट्स नहीं आते ना, जलसे में तो आवाम होती है। एक मिनट, जलसे में जो आवाम होती है ना, वो आप देख लेंगे, आप देखेंगे कि वो आवाम इनकी जो है ना वो 1-2 महीने के बाद देखें कोई इनके पीछे नहीं आएगा। तो वही आवाम ये ट्रेंड्स भी तो बना सकती है। अच्छा, वो आवाम ट्रेंड्स नहीं बना रही, ये साबित हो चुका है। ट्रेंड्स ऑटोमेटेड बोट्स बना रहे हैं, ह्यूमंस नहीं बना रहे। 33 ये कौन कह रहा है? ये आप आज उठा के देख लें, ये अब इनकी जो आपको चंद दिनों में मजीद, और जो पोर्टर्स है ना ये पकड़े गए हैं, आप आज देख लें ना। तो सर ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बंदा एक ही दफा लेकिन ये तो आयशा, लेकिन बोट्स अगर कर रहे हैं, अगर ऑटोमेटेड बोट्स कर रहे हैं और उसमें सिर्फ 33 ह्यूमंस कर रहे हैं, ये तो मसला है कि नहीं है हमारा? और उसके ऊपर एक नैरेटिव सवाल ये है ना कि ये कौन कह रहा है कि ये रोबोट्स कर रहे हैं? ये आप ट्विटर्स वाले कह रहे हैं ना, रिपोर्ट्स आ गई हैं, उनको चेक किया, उनको पकड़े गए हैं। आप कल तक आप देख लें, इसके ऊपर मजीद सारी चीजें आ जाएंगी। सलमा साहिबा, मैंने क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, वो जिस हैशटैग को कह रहे हैं ना वो हैशटैग ही गलत है। जी वो बिल्कुल वो हैशटैग ही ऑटोमेटेड है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड है, गलत है, वो वाला यूज ही नहीं कर रहे हैं वो जिसके ट्वीट्स किए गए हैं। लेकिन वो टॉप ट्रेंड पे ना, टॉप ट्रेंड पे तो वही है ना, गलत वाला ही है ना, क्योंकि गलत वाला नहीं है, ठीक वाला उसके ऊपर है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसके ऊपर जोए की जगह तोए लिखा हुआ है। जी बिल्कुल मुझे मालूम है, और वो ऑटोमेटेड बोट्स के जरिए चलाया जा रहा है। ये टॉप ट्रेंड जो चल रहा है इतने दिन से, ये साजिश इसको कहा जाता है। तीसरी बात ये है कि जो जस्टिस काजी फाइजी सा
के बारे में जो इमरान खान ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आज फरोग नसीम ने बता दिया कि वो इमरान खान खुद जो थे उन्होंने रेफरेंस क्लियर किया था काजी फैज ईसा का, और वो खुद कहते थे कि फवाद चौधरी साहब ने भी इस पे कहा है अच्छा उसके मैंने मना किया था, लेकिन फरोग नसीम साहब ने अच्छा इनका फोर्स किया था। टोटल झूठ पे और टोटल फिसाड पे खड़े हुए एक परसेप्शन क्रिएट करने वाले फाशिस्ट एक हुकूमत थी, और जो फाशिस्ट किस्म की ऑपोजिशन बन चुकी है। और जो इन्होंने बात की कि नौकरियां और जो कोविड की कारकर्दगी, और कोविड हमारे यहाँ उस तरह मुतासरीन मुल्क में है ही नहीं पाकिस्तान, जिस तरह से दुनिया मुतासर हुई, जिस तरह से इंडिया मुतासर हुआ, जिस तरह स्पेन मुतासर हुआ, जिस तरह बरतानिया मुतासर हुआ, जिस तरह अमेरिका मुतासर हुआ, हम तो उस तरह मुतासर ही नहीं हुए। और पूरी दुनिया में 25 से 30% महंगाई हुई, पाकिस्तान के अंदर 60 से 70% महंगाई हुई। तो उसका जिम्मेदार कौन है? पूरी दुनिया में महंगाई हुई कोविड की वजह से, नो डाउट, लेकिन उसकी कोई रेशो है ना जो पूरी दुनिया में हुई है, यहाँ पे उससे 3 गुना ज्यादा महंगाई हुई है। तीसरी बात ये टैक्स कलेक्शन की किस मुंह से बात करते हैं? उन्होंने कहा था हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे। टैक्स नेट तो 1% भी नहीं बढ़ा, टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा है, सेल्स टैक्स बढ़ा है, रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स बढ़ा है। इन्होंने टैक्स का वॉल्यूम इन्होंने नेट नहीं बढ़ाया, टैक्स के पैसे बढ़ाए हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो रॉ मटेरियल पे 17% टैक्स लगाया, उसकी वजह से टैक्स बढ़ा है। इन्होंने जो दूध पे, डेयरी प्रोडक्ट्स पे, खाने पीने की अशिया पे टैक्स बढ़ाया, उसकी वजह से टैक्स बढ़ा जो है ना कलेक्शन में ज्यादा हुआ है। और जो टैक्स इन्होंने एक चीज के ऊपर जो सेल्स टैक्स बढ़ाए इन्होंने, जो इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए हैं, जो उसकी वजह से टैक्स बढ़ा है। आप किस तरह की बातें, किनको आप ये बातें सुना रहे हैं? और तीसरी बात, जहां पे जो नौकरियां मिली हैं 56 लाख, और जिन जरीदों की ये बातें करें, मुझे लग रहा है ये नींद में है, ये ख्वाब में है। इनको शायद ये हकीकत से की तरफ आना ही नहीं चाहते, अपने आप को हकीकत के साथ जोड़ना ही नहीं चाहते। और पहले 2018 में ये एक परसेप्शन क्रिएट की इन्होंने कि, और तब की इनकी बातें क्या थी, तब की इनको उठाए वो जो मीनार पाकिस्तान पे इतनी बड़ी सफा लेके आए थे, 11 नुकाती एजेंडा लेके आए थे कि इसके ऊपर हम 5 साल काम करेंगे, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और यूथ और पता नहीं उसमें क्या क्या चीजें थी जिनका। आज जब ये 2022 में निकाले गए हैं अपनी बदतरीन गवर्नेंस की वजह से, बदतरीन नाअहली, नाकामी और कारकर्दगी की वजह से, तो ये क्यों नहीं बताते कि आज क्यों नहीं अपने जलसों में खड़े होकर बताते कि ये मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए क्या करके आए, क्या रिलीफ दिया इन्होंने, क्या इन्होंने किया। आज इन्होंने दूसरा नहीं, एक मिनट, आज अब उससे ज्यादा खतरनाक हरकत ये कर रहे हैं कि एक नया परसेप्शन का फसाद बिल्ड करना चाहते हैं, गुलामी के नाम पे, मजहब कार्ड के नाम पे, गद्दारी के नाम पे और इंपोर्टेड साजिश के नाम पे। ये इनको बहुत महंगी पड़ेगी, और ये सिर्फ इनको तो महंगी पड़ेगी, ये चले जाएंगे निकल के जहाजों पे, जैसे कि जाने शुरू हो भी गए इनके लोग, शहजाद अकबर उड़ के जा चुके हैं, अब और भी बहुत सारे उनको फॉलो करेंगे, ये सब तो चले जाएंगे। लेकिन इस मुल्क के नौजवान, जो कि यूथ कंट्री है, 70% 67% आबादी हमारी नौजवान लोग हैं, ऐसे मुल्क इस तरह के नैरेटिव का मुर्तकब नहीं हो सकता। ये दहाइयों तक हम भुगतेंगे। चलिए ये बता दें, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? मियां नवाज शरीफ, मियां साहब का मुल्क है, मियां साहब हम हमेशा कहते थे पहले भी कि वापस आएंगे, अब भी हम इस बात पे बिल्कुल, उनका जब दिल करेगा वो आएंगे, जब उनका दिल करेगा, जब वो मुनासिब समझेंगे वो वापस आएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।